तो हम लोगों ने पढ़ा था सीवेज के बारे में, एक्वाटिक पॉल्यूशन क्या है। मैं एक बार जस्ट स्लाइड को जो है फास्टली लेते जाती हूँ, रोल करते जाती हूँ, ताकि आपको वापस से रिवाइज एक तरह से हो जाए। एक्वाटिक पॉल्यूशन पढ़ा था हमने, उसमें व्हाट इज टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के क्या मेजर्स हैं, क्या डेफिनेशंस है, देन आफ्टर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, सोर्सेज किस टाइप के हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज, क्लासिफिकेशन उसके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद फिजिकल पॉल्यूशन जो है, कलर, टर्बिडिटी, ऑर्डर, किस तरह के चेंजेस आते हैं वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है। देन आफ्टर केमिकल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर पढ़ा था, कंपोजिशन, सीवेज पढ़ा था, सीवेज का कंपोजिशन पढ़ा था, और ये कुछ जो है आपके TSS जो है कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए उस चीज का एक यहाँ तक हम गए थे। इसके बाद हम पढ़ने वाले थे कि ये जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, ठीक है, या सीवेज का जो पॉल्यूशन होता है सीवेज की वजह से, उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। देयर आर सम वेज और मेथड्स जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय अ नंबर ऑफ जो केमिकल या बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उसके थ्रू जो है हम मेजर करते हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कि कितना आपका ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली 4 तरीके से करते हैं। पहला होगा BOD, देन आफ्टर COD, टोटल यानी कि BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब टर्म्स आप पहले भी फेमिलियर हो चुके हो, ये सारे टर्म्स है। टोटल ऑक्सीजन डिमांड, और एक चौथा है बायोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 4 वे जो है, इन 4 मेथड कह लो, इसके थ्रू हम ऑर्गेनिक पॉल्यूशन जो है या सीवेज के थ्रू जो पॉल्यूशन जिसको कह सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हैं। BOD क्या है, एज वी नो दैट कि रेट जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, या ऑर्गेनिक पॉल्यूशन या ऑर्गेनिक मैटर एक तरह से करो, उसको डिग्रेड करने में एरोबिक वे से, एरोबिक मेथड से डिग्रेड करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी अमाउंट, जितना रेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज कॉल्ड द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको मेजर करने का तरीका है कि जो है डिफरेंसेस, कितना ऑक्सीजन इनिशियली जो जब सैंपल था उस समय ऑक्सीजन लेवल कितना था, एंड देन उसके बाद अगर उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं इंक्यूबेशन के लिए, या फिर 27, अगर 20 डिग्री के लिए रखते हैं उस टेम्परेचर पे तो 5 डेज के लिए इंक्यूबेट करते हैं, अगर 27 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं तो 3 दिन के लिए इंक्यूबेट करते हैं। तो उसके बाद यानी इनिशियली कितना ऑक्सीजन लेवल था और बाद में कितना ऑक्सीजन लेवल हुआ इंक्यूबेशन का, उस डिफरेंस को निकाल करके हम जो है BOD का वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। नाउ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, मेनली है कि ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना ऑक्सीजन कंजप्शन हो रहा है उसके थ्रू। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उस जैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट, फेरिक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस तरह के जो केमिकल ऑक्सीडेंट है उसके लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसका ऑक्सीडेशन में, यानी केमिकल ऑक्सीडेंट को कितना ऑक्सीडेशन के लिए, उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया, जो पूरा का पूरा सैंपल है ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको, मतलब बायोलॉजिकल बायोकेमिकल है, दैट मीन्स कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना ऑक्सीडेशन के लिए, जो एरोबिक ऑक्सीडेशन के लिए जितना ऑक्सीजन की डिमांड है, वो केमिकल में हो गया कि केमिकल ऑक्सीडेंट को कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और टोटल में हो गया कि उस कंप्लीटली होल सैंपल को जो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसको बर्न करने के लिए, ठीक है। जो टोटल ऑक्सीजन डिमांड है TOD, एनालाइजर क्या करते हैं, जो भी आपका रेसिडुअल आपका ऑक्सीजन है ना, मतलब जैसे जो भी आपका बर्न किया उसके बाद जो गैस का स्ट्रीम है उसमें कितना, या गैस का इफ्लुएंट है
वो बर्निंग के बाद कितना धुआं रेसिडुअल कंटिन्यूअसली निकल रहा है उसको मेजर करके भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। और चौथा मेथड है कि बायोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, यानी कि एक तरह से कह लो बायो इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर या इंडिसेस मतलब बायो इंडिकेटर, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है उसका प्रेजेंस उसका एब्सेंस इंडिकेट करता है कि आपका जो है पर्टिकुलरली उस जगह पे पॉल्यूशन है या नहीं है। कई बार आपको कुछ कुछ स्पीशीज जैसे होता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा गंदगी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा गंदगी है तो उस जगह मक्खी वगैरह कुछ कुछ ऐसा आपको देखने की मिलेगा, कॉकरोचेस मिलेंगे, मतलब एक तरह से जिस तरह से मतलब कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उस जगह जो है पॉल्यूशन है। एक मिनट। उसी तरह से किसी किसी स्पीशीज जो होते हैं ना वो क्लियर वाटर क्लीन इन्वायरमेंट पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पॉल्यूट हो जाता है तो वो विलुप्त हो जाता है, उस जगह से हट जाता है, एब्सेंस हो जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिकेटर का काम करते हैं, वो बताते हैं कि वो एरिया जो है वो पॉल्यूट है कि नहीं, चाहे उसकी कुछ की प्रेजेंस शो करती है, किसी का एब्सेंस शो कर देता है कि उस जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वाटर का पॉल्यूशन हुआ है, दैट्स वाई वो वहां से हट गया है, वो स्पीसीज अब दिखाई नहीं दे रहा। वो कई बार ऐसे प्लांट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपका जो क्लियर वाटर में जो है जो अच्छा अगर वाटर कंडीशन है तो उस जगह रहेंगे, और अगर खराब हो गया तो वो नहीं सरवाइव करेंगे, दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं नाउ, और ये कुछ इंडेक्स मेथड वगैरह है, ठीक है, जिसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं। मुझे भी इसका ज्यादा डिटेल नहीं पता है, जस्ट आप नाम जानो उसका क्या मेथड है, मतलब क्या फॉर्मूला है और क्या इंडिकेट करता है। आई थिंक क्वेश्चन भी आएगा हो सकता है, तो ये नाम और इसके फॉर्मूलाज वगैरह ये याद रखना। तो सैनन एंड विनर्स करके थे, उन्होंने ये डाइवर्सिटी इंडेक्स के थ्रू जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को एस्टिमेट किया था। ये जो इंडेक्स है ये मेथड जनरली शो करता है कि नंबर और रिलेटिव डोमिनेंस ऑफ वेरियस स्पीशीज जो कि आपके वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। आपके जो भी कल्चर वाटर है, जो आसपास का वाटर है, वहां पे जो आपकी वेरियस स्पीशीज का डोमिनेंसी कितना है, कितना नंबर है, उसको इंडिकेट करता है। इसका फॉर्मूला है डाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा पी इंटू लॉग 2 पी जो है, पी का वैल्यू जो है इक्वल टू NI डिवाइडेड बाय कैपिटल N। यहाँ पे स्मॉल ni का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक इंडिविजुअल नंबर जो है वो, और n हो गया टोटल नंबर द इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज, ठीक है। log 2 को अगर कन्वर्ट करते तो log 10 इंटू 3.322। तो ये इंडेक्स जो है अगर इसका वैल्यू जो है डिक्लाइन यानी डिक्रीज करेगा तो वो शो करेगा कि पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और जनरली कहा जाता है कि अगर इसका वैल्यू अबव 3 है तो आपका मतलब उस जगह, इसका मतलब होता है कि उस एरिया का उस वाटर का जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो क्लीन वाटर है। अगर उस जगह उस एरिया का या उस वाटर का जो है इंडेक्स वैल्यू अगर लेस देन 3 निकलता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पे पॉल्यूशन है। इसका ये मतलब हो रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज है जैसे जैसे डिक्लाइन कर रही है या उसकी डोमिनेंसी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, इंडेक्स का वैल्यू कम आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका नंबर या रिलेटिव डोमिनेंस जो है स्पीशीज की वो कम हो रही है। तो कम होने का मतलब है कि वैल्यू कम होने का मतलब है कि इनका नंबर कम हो रहा है, दैट मीन्स कि पॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई उसका नंबर डिक्लाइन कर रहा है। अगर अबव जा रहा है दैट मीन्स कि जो कंडीशन है वो अच्छा है, दैट्स व्हाई वैरायटी ऑफ नंबर्स और डोमिनेंसी ऑफ वेरियस स्पीशीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, ऐसे रोटेट क्यों कर रहा है, एडमिट क्यों कर रहा है, खुशबू को ऐड नहीं हो पा रही, क्या हो गया। अरे Zoom मीटिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, खुशबू ऐड क्यों नहीं, हाँ हो गया।
एक्चुअली हाँ, दूसरा हो गया ओडम इंडेक्स, ठीक है। इसके थ्रू भी जो है आपका जो है पॉल्यूशन जो है पता करते हैं। ओडम इंडेक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ सैंपल। जो भी आप सैम्पलिंग करके ला रहे हो उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज, ठीक है। मान लो अगर उसमें एक प्लांट का स्पीशीज है, प्लांट में भी एक वैरायटी का एक स्पीशीज है, ठीक है। उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है, मान लो 100 स्पीशीज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। उस 100 स्पीशीज में कुछ 25 जो है, कुछ मान लो उसमें डाइटम होगा, 25 उसमें तुम्हारा मोइना होगा, ऐसे कुछ कुछ रोटीफोर्स होगा। तो वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, ठीक है। वो 100 में मान लो 5 ऐसे स्पीशीज है जिनकी डोमिनेंसी है। हर एक जो है आपका 20-20 करके हर एक 5 स्पीशीज का टोटल नंबर 100 है, लेकिन 5 ही वैरायटी मिल रही है। तो वो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज यहाँ पे 5 हो जाएगा इनटू 100। द वैल्यू डिक्रीज विद द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि इसका भी सेम कंडीशन है। इसका वैल्यू भी अगर डिक्रीज करता है तो वो इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन जो है आपका बढ़ रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज जैसे जैसे पॉल्यूशन होता जाएगा तो स्पीशीज जो है वो डिक्लाइन करता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक लोड, ऑर्गेनिक मैटर का लोड बहुत हैवी होगा, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, तो धीरे धीरे वो जो है नंबर ऑफ स्पीशीज या उसका इंडिविजुअल स्पीशीज या उसकी डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। सैप्रोबाइक इंडेक्स ये जो है मेनली ये कहते हैं कि डिनोट करता है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कॉन्सेप्ट को। मतलब कंप्लीटली ये उसी तरह का है जैसे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं ना, सेम लाइक दैट कंडीशन है, ठीक है। क्लासिकली सैप्रोबिक systems have been evolved originally and this form a basis for the indicator organism concept। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर में हम कैसे किसी स्पीशीज को देख करके उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को देख करके उस जगह उस एरिया का हम पॉल्यूशन को समझ सकते थे कि हाँ वो स्पीशीज है यानी कि अभी ठीक है, वो विलुप्त हो गया है, दैट मीन्स कि वाटर लेवल वहाँ का सही नहीं है। सेम इसी तरह में है यहाँ पे जो है पॉलीकीट एक कहा जाता है कैपिटेला कैपिटाटा, उसका जो एब्सेंस और जैसे एब्सेंस ऑफ कोपीपोर्ट, इंटरस्टिशियल कोपीपोर्ट्स जो है, या फिर माइक्रो फाउना मैक्रोफोना का जो रेशियो है, दीज आर द सम इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं ये। जैसे पॉलीकिड्स के प्रेजेंस, जो वो पॉलीकिड्स है उसका नंबर बढ़ रहा है या नहीं, कॉपीपोर्ट्स जो है उसका एब्सेंस है क्या, माइक्रोफ्लोरा या माइक्रोफोना का जो रेशियो है उसका घटना बढ़ना, ये सारे इंडिकेट करते हैं कि आपका जो उस एरिया का वाटर है वो पॉल्यूट तो नहीं है, आपका जो है उसमें सीवेज का इम्पैक्ट तो नहीं है, ऑर्गेनिक लोड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हम जो है पॉल्यूशन को मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ सीवेज पॉल्यूशन ऑन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। देखो इस पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। पहला हो गया फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सिंपल चीजें हैं, ये सारी चीजें आप नेचर में ऑलरेडी जो आप लोग का इन्वायरमेंट 12th 11th में ये इन्वायरमेंटल जो आपका टॉपिक इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं तो उसमें ये सारी चीजें पढ़े होगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ये चीजें आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सीवेज पॉल्यूशन का एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है, आपका फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर का जो वहाँ पे है फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको वो खराब करेगा, इकोलॉजिकल को डैमेज करेगा, हेल्थ रिस्क है बहुत सारा, आपका डिजीज कॉज करता है, एम्यूनिटी लॉस यानी कि जो भी आपका सुविधा है, सुख सुविधा है उसको लॉस पहुंचाता है, इकोनॉमिक लॉस पहुंचाता है, इकोनॉमिक को लॉस पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है वो डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका है, अगर पॉल्यूशन उस वाटर का बढ़ रहा है तो ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होगा, ऑर्गेनिक लोड बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक लोड बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे डिग्रेड करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करेगा तो धीरे धीरे वो
अपने डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन का डिमांड करे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा अपना डिग्रेडेशन के लिए, तो धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन की लेवल जो है वैसे वाटर में जहाँ पे ऑर्गेनिक पॉल्यूशन या ऑर्गेनिक मैटर का लोड ज्यादा है वहां पे ऑक्सीजन की लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की लेवल डिक्लाइन होती है दैट कॉल एज द हाइपोक्सिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका बहुत ही डिक्लाइन, बहुत ही लो लेवल में रहे, तो वो क्या करेगा, आपका अमोनिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह फॉर्म होता है उसका ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हाइपोक्सिक कंडीशन है, यानी कि ऑलरेडी ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो है, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो ये और जाके जो है वाटर लेवल को डेंजरस जोन की तरफ या लेवल की तरफ वो शिफ्ट करता जाएगा, और जो वाटर है उसका कंडीशन खराब होता जाएगा, बदतर होता जाएगा, वहां एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वो जो है डेंजरस लेवल क्रिएट कर देगा। द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सिस्टम आल्सो फॉल, जो आपका क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट है जो कि लेस टॉक्सिक होता है, सॉरी, ठीक है, वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा, क्योंकि ये जो कन्वर्जन होता है अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, वो भी ठीक से नहीं होगा, और जो ये नाइट्रेट से फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है या नाइट्रोजन, ये सारे साइकिल जो है बिकॉज ऑफ दिस लो ऑक्सीजन कंडीशन कहीं ना कहीं जो है इंटरप्ट होंगे। ठीक है, और इसकी वजह से जो है उस वाटर का कंडीशन और ज्यादा खराब होता जाएगा, वहां के और उस वाटर में रह रहे ऑर्गेनिज्म के लिए और भी मतलब क्रिटिकल कंडीशन होता जाएगा। ऑर्गेनिक पॉल्यूशन also increases the phosphorus content because it is released in the medium after decomposition, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होगा और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो धीरे धीरे सारी चीजें डिग्रेड करेगी, डिके करेगी, तो उसके डिकम्पोजिशन में जो है आप डिकम्पोजिशन होगा, डेड एंड डिके जो कहते हैं, उसका डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो है उस दौरान बहुत सारा फॉस्फोरस भी कंटेंट जो है वो रिलीज होता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, और CO2 जब बढ़ेगा तो वो pH को और ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो वाटर की इक्विलिब्रियम वगैरह जो है वाटर का पूरी तरह से एक तरह से करो डिटोरिएट कर देगा। The reduction in pH or dissolved oxygen govern the movement of nutrient across the water and sediment interface। जो भी आपका न्यूट्रिएंट लीचिंग होती थी, न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता था, वो सारी चीजें, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल वगैरह एवरीथिंग सब कुछ अफेक्ट करेगा। रिडक्शन इन पीएच, क्योंकि डीओ लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट आल्सो गेट सेटल, जो भी आपके सस्पेंडेड सेडिमेंट ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑब्वियसली सेडिमेंट्स तो होंगे ही उसमें, सस्पेंडेड बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, तो वो सारी जो क्वांटिटी है नीचे जाके सेटल हो जाएगा। नीचे सेटल होने की वजह से वो धीरे धीरे एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो एरोबिक कंडीशन से तो होगा नहीं, एनारोबिक कंडीशन से धीरे धीरे जो है वो अपना सेडिमेंटेशन वगैरह ये सारी चीजें करते रहेगा, तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है पूरा तरह से डिटोरिएट कर देगा। नाउ सेकंड क्या हो गया, क्या नुकसान पहुंचाता है, इकोलॉजिकल डैमेज। जनरली हम जो कहते हैं सीवेज वगैरह जो है आपका कंप्लीटली वो क्या होता है, सीवेज यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का लोड, यानी ऑर्गेनिक लोड जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल डिके होगा, बहुत तरह का डिके डिकम्पोजिशन होगा, और जो आपका बैक्टीरियल एक्टिविटी है, डिके डिकम्पोजिशन जो है, जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो करती है, ठीक है, उसके लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। सीवेज इज टू हैव हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीवेज को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की काफी जरूरत होती है, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन के थ्रू ही सारी ये डिकम्पोजिशन वगैरह जो भी है उसके लिए उसको जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन मिलने पे फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो रहा है। हर चीज डिकम्पोजिशन के लिए जो है आपको डिके के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इफ द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल बिलो 1.5 ppm, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 1.5 ppm से कम हो जाता है तो क्या होगा, ये एरोबिक ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरोबिक ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, तो उस केस में एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है वो स्टार्ट कर देगा
ये जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन जो हो एनारोबिक मेथड से या एनारोबिक वे से एनारोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट कर देगा, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। दिस कैन स्टार्ट एक्वेटिक लाइफ ऑफ द ऑक्सीजन इट नीड्स। ये कंप्लीटली पूरी तरह से जो एक्वेटिक लाइफ को पूरा हार्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ऑल्सो क्या करेगा, ये जो भी प्रोटीन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये सारे जो है एनारोबिक तरीके से जो रिलीज होना स्टार्ट करेगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा विदाउट ऑक्सीजन, तो ये हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, जो कि कंप्लीटली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो आपका जो ये ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से एनारोबिक कंडीशन से जो ऑक्सीडाइजिंग होगा इन सब का, ये और ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया वगैरह जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से, ठीक है ना। जो आपका, क्योंकि आप ऑर्गेनिक मैटर या सीवेज मैटर जो आपका पॉल्यूशन है वाटर में काफी ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि सस्पेंडेड सॉलिड भी आपका सीवेज में बहुत ज्यादा होता है, तो ये कंप्लीटली रिवर को ब्लैंकेट की तरह पूरा कवर कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सीबेड वगैरह जो है वो सब भी पूरी तरह से कवर होने की वजह से जो भी आपके बेंथिक यानी कि नीचे जो आपके समुद्र के तट पे, मतलब सॉरी, जो नीचे जो कहते हैं एकदम बेड में, जो रिवर जो सी बेड कह लो, रिवर बेड कह लो, ये सारे कवर होने की वजह से क्या होगा, जो बेंथिक फ्लोरा, जो आपके जो सबसे नीचे जोन में जो आपके फ्लोरा या फाउना है, दैट इज कॉल्ड द बेंथिक, उनके रेस्पिरेशन है, क्योंकि पूरी तरह से वो कवर हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो सनलाइट पहुंचेगा नहीं, तो नीचे जो फ्लोरा फाउना है वो आपका जो फ्लोरा है वो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट पहुंचा नहीं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी जो पॉल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, डेड वगैरह, ये सब के लिए जो ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है ऑलरेडी लो हो चुका है, और फोटोसिंथेसिस भी इस केस में नहीं होगा, तो धीरे धीरे जो है आपका जो है ये फ्लोरा फाउना इसके रेस्पिरेशन में, क्योंकि उनको भी तो रेस्पिरेशन चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, सबको इफेक्ट करेगा। फिर डिके ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट इन सीवेज इनहैंस प्लांट ग्रोथ। आपका ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट जो सीवेज में ऑलरेडी बहुत मात्रा में रहता है, तो इनके डिके होने से क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी ग्रोथ होने लग जाएंगे। एक्सेस जो आपके जो वेजिटेशन वगैरह जो हो जाता है, एक्सेसिव अल्गल ग्रोथ होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट लोड काफी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा, जो कंप्लीटली आपका इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, और यूट्रोफिकेशन करेगा। यूट्रोफिकेशन भी एक तरह से क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक लोड काफी ज्यादा होता है, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अल्गल ब्लूम क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनिक लोड की वजह से, जिसकी वजह से आपके नीचे के जो आपके प्लैंक्टन्स वगैरह है उनको सनलाइट नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ऑक्सीजन लो पड़ने लगता है, फिश को, फौना फ्लोरा जो भी है आपके प्लैंक्टन्स वगैरह, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, सबको प्रॉब्लम होता है। The dumping of the sewage sludge at sea is another cause of the ecological damage. ये जो भी आपकी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, सीवेज वगैरह है, या चाहे डोमेस्टिक सीवेज है, स्लज वगैरह, ये जो सी के किनारे जाके डंप करते हैं, ये भी एक तरह से आपकी इकोलॉजी को पूरी तरह से जो है डैमेज करते हैं। डिपेंड अपॉन द हाइड्रोग्राफी, स्लज कैन स्मूदर द बेंथोस। ये कंप्लीटली आपका कैसा वहाँ का वाटर हाइड्रोग्राफी, एक ऐसा उसका वाटर कंडीशन है, वहाँ के बेंथस को कितना इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है बायोमास को, डिक्रीज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंक्रीज द, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक लोड आपका मतलब सीवेज अगर डंप कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली क्या करेगा, आपके बेंथस को इफेक्ट करेगा, बायोमास को इंक्रीज करेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी धीरे धीरे, और हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन या एक्यूमुलेशन जो है धीरे धीरे वो इंक्रीज करता जाएगा। यूट्रिफिकेशन में भी तो जैसे तुम्हारा हैवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता जाता है, इसलिए आपको हर वो आपको जगह जहाँ पे ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा है, कॉर्निया वगैरह देखने को मिलेगा, जलकुंभी वगैरह काफी ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड हो गया आपका जो ये सीवेज है या पॉल्यूशन है, इसकी वजह से हेल्थ रिस्क। देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस दैट आर फाउंड इन रॉ सीवेज। बहुत सारे आपके स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया के, वायरसेस के आपके
जो रॉ सीवेज है बिना यानी ट्रीट किए हुए, जो बिना ट्रीट किए हुए जो रॉ सीवेज है उसमें देखने को मिलते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है खासकर जो वाइल्ड या एक्सक्रीटेड डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके एक्सक्रीटा के थ्रू काफी ज्यादा, या ह्यूमन गेट के थ्रू जो है ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन गट आपको देखने को मिलेगा। अगर वैसे अगर उस जगह का पानी, विस्टर का पानी यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। The greater the sewage contamination and the exposure of people, the higher is the risk of contracting हो गया है, ये contacting होगा, ear, nose and throat infection। मतलब आप जो वाटर, जो सीवेज वाटर है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिवर या सी में जाकर के सीवेज को जो है छोड़ देते हैं बिना ट्रीट किए हुए, तो क्या होता है कि ये जो बहुत सारी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो बहुत तरह का आपके जो है डायरिया, डिसेंट्री, ये सब कॉज करता है, बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम जो आपका कॉज करता है, ये सारे आपको इसके तो पर्याप्त बहुत सारे नंबर में आपको देखने को मिलेंगे आपको उस वाटर में। और जितना आपका उस वाटर से कांटेक्ट होगा, क्योंकि वो कॉन्टामिनेटेड है, ट्रीटेड है नहीं, सीवेज ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं पानी में, तो वो जो कंटामिनेशन आपका और उस पॉल्यूटेड वाटर का जितना ज्यादा रहेगा, रिस्क उतना ज्यादा है कि आपका ईयर, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन हो, आपका स्टमक, आप उसको पानी को कितना यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, वो ठीक से ट्रीट हुआ है कि नहीं, तो आपका बहुत सारा स्टमक अपसेट रहेगा, बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेराइटिस, बहुत डायरिया, डिसेंट्री, ये सब देखने को मिलता है, प्लेग वगैरह, ये सब सारी चीजें तो इसी से होती है। Fecal streptococci are most closely associated with human sewage। आपके जो भी है human sewage के थ्रू आपको ये देखने को मिलेगा fecal streptococci, and their presence in a sample is believed to be a better indicator of sewage contamination। यानी जो आपका fecal streptococci अगर आपको water में दिख रहा है, that means it is a indicator कि आपका सीवेज जो है, जो वाटर है, इसमें जो है सीवेज आ रहा है, वो पूरी तरह से कॉन्टामिनेट हो चुका है देन दैट ऑफ द कॉलीफॉर्म। ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उससे ज्यादा आपका ये फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई इंडिकेट करता है कि आपका जो ये वाटर है, ये सीवेज छोड़ने की वजह से पूरी तरह से जो है वाटर कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई कैन कॉज इलनेस, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेराइटिस, ठीक है। अदर डिजीज जो कॉजिंग एजेंट है विच मे बी प्रेजेंट इन सीवेज इंक्लूड एंट्रिक वायरस, साल्मोनेला, हेपेटाइटिस ए वायरस। ये सारी चीजें अगर ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो ये सारे एजेंट आपको जो है डिजीज कॉजिंग एजेंट आपको उस वाटर में जो है देखने को मिलेंगे। और क्या होगा, सेलफिश ग्रोन इन सीवेज contaminated water may cause फूड पॉइजनिंग। अगर वैसे पानी को हमने अपने लिए, अपने घर के लिए यूज किया, तो पानी पीने के लिए या किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में गया तो वो तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। लेकिन अगर उस वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर में, सीवेज के थ्रू जो कॉन्टामिनेट हुआ है वाटर, पॉन्ड चाहे रिवर या सी कह लो, अगर उसमें हम सेलफिश को ग्रोन कर रहे हैं या किसी भी फिश को ग्रोन कर रहे हैं और उसको हम खा रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग भी होगी। एज मसल एंड ऑयस्टर एक्यूमुलेट ह्यूमन पैथोजन, क्योंकि मसल, सेलफिश में खासकर जो आपका मसल्स है, ऑयस्टर है, वो आपका ह्यूमन पैथोजन को एक्यूमुलेट करता है थ्रू देयर फिल्टर फीडिंग एपरेटस। तो अगर ये सीवेज वाटर में अगर आप इसको कॉन्टामिनेटेड वाटर में अगर सेलफिश को ग्रोन कर रहे हो, तो ये जो भी ह्यूमन पैथोजन है, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉलीफॉर्म, या ये जो आपके एंटेरिक वायरसेस है, साल्मोनेला है, ये धीरे धीरे जो है इनमें एक्यूमुलेट होता है क्योंकि इनका फिल्टर फीडिंग नेचर है उसके थ्रू, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या है, हेल्थ रिस्क तो समझ में आया। अब फोर्थ रिस्क क्या है, एम्यूनिटी लॉस और इकोनॉमिक लॉस। तो जो भी आपका डेब्रिस जो है आपका सीवेज के साथ जो आपके एसोसिएटेड है, हैज द हाई मॉनेटरी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट प्रेजेंस एज आवर बीच ड्यू टू लॉस ऑफ टूरिज्म एंड ब्लॉकेज रिमूवल। अगर बहुत सारी बीचेस हैं, ठीक है, वहां पे ये सीवेज अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसका पानी अगर रिलीज कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल वर्सोवा का जो बीच था सीआईपी मुंबई के पास में, वो काफी गंदा हो गया था। तो धीरे धीरे क्या है, वैसे बीचेस पे, ठीक है, जहाँ पे गंदगी है, पानी गंदा हो चुका है, कॉन्टामिनेट हो चुका है, लोग वहां पर आना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो वहां के आसपास में जो स्टॉल लगती थी, दुकानें लगती थी, उसके थ्रू जो लोगों को प्रॉफिट होता था, या बहुत कोई लोग घूमने के लिए बीचेस पे आते हैं, मान लो गोवा बीच ही सोच लो, अगर वो पूरी तरह से गंदा हो जाए
तो टूरिज्म को लॉस है। अगर वहां पे रेस्ट्रिक्ट ना करे पूरी तरह से गवर्नमेंट, तो लोग तो इधर उधर गंदगी फैलाएंगे। साथ ही साथ अगर वहां पे जो भी सीवेज वगैरह का प्लांट आसपास में जो भी इंडस्ट्री है उसका अगर रिलीज कर दिया जाए, उस जगह का वाटर अगर खराब हो जाए, तो कोई आना नहीं चाहेगा। तो टूरिज्म के थ्रू जो हमारी इकोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है। Many people are becoming aware of the risk associated with सीवेज रिलेटेड डेब्रिस। जो भी डेब्रिस वगैरह है उससे क्या नुकसान है सभी को धीरे धीरे, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा लोग जो है अपने हेल्थ को लेके कॉशियस होते हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों को पता होता है, तो वैसी जगह पे जाना, जो वैसे रिक्रिएशनल वाटर ऐसा जो एरिया होगा उस जगह पे घूमना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। क्लोजर, और दूसरी बात है कि मान लो ऐसा एरिया जहाँ पे सेलफिश का बेड वगैरह लगाया जा रहा हो, ठीक है, जैसे ऑयस्टर वगैरह का लाइनिंग लगा के उसके बेड तैयार किए जा रहे हैं, अगर वहां पे ये कॉन्टामिनेट हो गया वाटर सीवेज की वजह से, तो उस जगह तो जो है आपका कंप्लीटली जो है सेलफिश का जो जैसे ऑयस्टर या मसल का कल्चर करते हैं उस जगह करेंगे नहीं, क्योंकि वो कॉन्टामिनेट हो चुका है, और वैसे वाटर में करेंगे तो फिर पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग होगी। तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उस जगह पे क्लोजर हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा सेल्फिश बेड बनाने के लिए, क्योंकि कॉन्टामिनेट हो चुका है सीवेज की वजह से। तो हमारी इकोनॉमिक को बहुत तरह से लॉस है, इनकम को लॉस है, बिजनेस को लॉस है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है, अगर हम इस सीवेज को ट्रीट नहीं करते हैं और एज सच छोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमें वो इकोनॉमिक लॉस या इम्यूनिटी लॉस कॉज करता है, ठीक है। नाउ द सीवेज ट्रीटमेंट मेथड। सीवेज जो है ट्रीटमेंट में जनरली क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको रिमूव करते हैं। जो ऑक्सीजन डिमांडिंग मैटर है, सस्पेंडेड सॉलिड, न्यूट्रिएंट, फैट, ग्रीस, पैथोजन, जो भी वेस्ट वाटर में है उन सबको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और फिर से उसको रिवर या सी में जो है वापस से रिटर्न करते हैं, वापस से डालते हैं, ताकि वो नेचुरल जो साइकिल है वो मेंटेन रह सके। तो सीवेज के थ्रू क्या करते हैं हम, जो ऑर्गेनिक लोड है, जो भी उसका कॉन्टेमिनेशन लोड है, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड, फैट, न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसमें पैथोजेंस है, उन सबको ट्रीट करके मिनिमाइज करते हैं। नील तो पूरी तरह से नहीं हो पाता, मिनिमाइज बिल्कुल ऐसा जिसका रिस्क ना हो, ठीक है। बहुत ऐसा जहाँ पे जितनी इफिशिएंटली करता होगा नील भी करता होगा, बट जनरली मिनिमाइज करते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय फिजिकल प्रोसेस। ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, आई थिंक मैंने एक क्लास भी लिया था सीवेज का, उसमें भी आपका ये मेथड था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मेथड। इसमें एक और मेथड ऐड हुआ है, प्रिमिलरी मेथड, ठीक है। तो इसमें जैसे सीवेज में क्या है कि सॉलिड मेथड जो है, आपका जो वाटर है, जो भी आपका वाटर है या लिक्विड कह लो, उससे सेपरेट किया जाता है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, और लिक्विड जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। जनरली 4 स्टेजेस या 4 ट्रीटमेंट अपनाए जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए: प्रीमिलरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्रीमिलरी ट्रीटमेंट क्या है? The major aim of the preliminary treatment is to remove the larger solid debris and floating material. जो भी आपका सीवेज वाटर है, जो भी रिलीज कर दिया गया है रिवर में या सी में, उसमें जितने भी आपके लार्जर जो सॉलिड मटेरियल है, गंदगी है, डेब्रिस है, या फ्लोटिंग मटेरियल, बहुत सारी प्लास्टिक्स के पेपर रैगेस होते हैं, वुड्स होते हैं, आपको बहुत सारे फ्लोट करते हुए मिलेंगे। तो प्रीमियरली में इनको हटाया जाता है पहले। वेस्ट इज पास थ्रू स्क्रीन। जो भी आपकी वेस्ट है उसको स्क्रीनिंग के थ्रू पास किया जाता है, जो कि आपका पैरेलल आयरन बार्स का बना होता है, जनरली टिपिकल बना होता है, ताकि जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, वुड के, आपके बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो सारे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को वहां पे जो है रिमूव कर सके, उससे स्क्रीन आउट हो जाए, ठीक है। नाउ फिर क्या करते हैं उसके बाद ये, या फिर क्या करते हैं इस दौरान, प्रीमिलरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या करते हैं, कॉम्यून्यूटर या मैसिकेटर करके एक आता है, ग्राइंडिंग। उसका मेन पर्पस इस मशीन का होता है क्या, जो भी बड़े साइज के कोर्स मटेरियल है, लार्जर साइज के मटेरियल है, उनको जो है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। एक तरह से बड़ा सा, मान लो बड़ा सा मटेरियल आ रहा है, वुड आ रहा है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना है, या छोटा इस तरह से छोटे छोटे कर देना, ठीक है। कोर्स मटेरियल जो भी है उनको ग्राइंड करके स्मॉलर पीसेस में कर देना, ठीक है। A separate grid chamber is often provided where the waste is given
रिटेंशन फॉर ओनली फ्यू मिनट टू सेटल डाउन द ग्रिड। एक अलग से ग्रिड चैम्बर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है आपका जो है जो भी ये वेस्ट मटेरियल है कुछ मिनट्स के लिए जो है कंप्लीटली जो है सेटल डाउन हो जाए, और जो भी हैवी मेटल्स है वो थोड़ी देर के लिए जो है सेटल हो जाए। इस तरह से एक अलग से सेपरेट ग्रिड चैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है।